नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 41, मैं आपको पाल सकती हूँ। गलत निशाना। अरव मल्होत्रा का हाथ बाज के पंजे की तरह हवा चीरते हुए रुका। बस कुछ सेंटीमीटर दूर, सामने खड़े आदमी के चेहरे से। दोनों 30-32 साल के मजबूत बॉडीगार्ड, कटे बाल, मजबूत शरीर, लेकिन इस वक्त चेहरा फक। उन्हें लगा अभी अभी यमराज से छुट्टी लेकर लौटे हैं। राघव राठौर सर के बॉडीगार्ड। अरव ने ठंडी नजर से पूछा। जी, हम विक्रम और अजय, दुबले वाले ने सलामी देते हुए कहा। दूसरे ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, सर, अगर आप नहीं होते तो मैडम। अरव ने बीच में रोक दिया। औपचारिकता छोड़ो, काम एक ही है, सुरक्षा। गुप्त समझौता। अब से बोलोगे कि तुमने बचाया है, मेरा नाम बाहर नहीं आएगा। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गए सर। अरव ने बिना और कुछ कहे मुड़कर चल दिया। दिमाग में अभी भी वो 1.5 लाख रुपए घूम रहे थे जो उसने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर नहीं किए थे। कार्यालय की इमारत, अगले दिन राठौर ग्रुप मुख्यालय। राघव राठौर इंडोर गोल्फ सिम्युलेटर पर शॉट लगा रहे थे। गेंद स्क्रीन पर डिजिटल कोर्स में उड़ती दिख रही थी। सूट में खड़े थे उनके दाएं हाथ राजीव मेहरा। सर, जिसने हमला किया वो देश का कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कोड नेम साया, असली नाम बदलता रहता है। हाल में पहचान थी मनोज ठाकुर। राघव ने जोर से शॉट मारा तो बूढ़ा नागेंद्र मल्होत्रा इतना बेचैन हो गया है कि अब साया भेज रहा है। वार्निंग साइन, नया विलेन, नाम लॉक, नागेंद्र मल्होत्रा। राजीव बोला। अगर अरव नहीं होता तो। वाक्य अधूरा रह गया। राघव हल्का मुस्कुराए। 2 करोड़ सही जगह खर्च हुए। वार्निंग साइन, बॉडीगार्ड की गलती। विक्रम और अजय को कह दो दोबारा ऐसा चूक नहीं होनी चाहिए। आंखों में ठंडा गुस्सा। लड़की बेटी की एंट्री। दरवाजा खुला। सफेद कपड़ों में छवि दौड़ती हुई आई। डैड। वो उनके सीने से लग गई। सिर्फ यहां वो सुरक्षित महसूस करती थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, पुरानी शिकायत। थोड़ा शांत होने के बाद उसने गुस्से में कहा, आप हर किसी से दुश्मनी क्यों लेते हैं? आपकी वजह से मुझे डर में जीना पड़ता है। राजीव और अजय ने एक दूसरे को देखा। ये बेटी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस? राघव ने शांत स्वर में कहा। बिजनेस युद्ध है, या वो गिरेंगे या हम। मैं सब छोड़कर घर बैठ जाऊं। छवि होंठ फुलाकर बोली, बैठ जाए। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, बेटी का ऑफर। मैं आपको पाल सकती हूँ। कमरे में सन्नाटा। मैं गेम स्ट्रीमिंग से महीने के 25-30 हजार कमा लेती हूँ। खर्च निकालकर भी बचता है। आप आराम से रिटायर हो जाए। सुबह पार्क में टहलना, शाम को शतरंज खेलना और आंटियों के साथ गरबा करना। राजीव का दिल हिल गया। गरबा? हमारे सर। राघव ने भान उठाए। आंटियां मुझे पटाएंगी, मैं नहीं। हाँ हाँ, सपने देखिए, छवि ने थोड़ी उठाकर कहा। बुलेस आय, विषय परिवर्तन। राघव खांसे। सुना है तुमने कल अपने क्लासमेट को परेशान किया। छवि भड़क गई। उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया। राघव गंभीर हुए। जो दूसरों को अपमानित करता है वही अपमानित होता है। छवि चुप। बॉडीगार्ड मुद्दा। आपने वादा किया था बॉडीगार्ड नहीं देंगे। इस पर समझौता नहीं। तुम मेरी जान हो। आप बुरे लोमड़ी ही नहीं, मोटी चमड़ी भी हैं। ठीक है। राघव ने सपाट चेहरा रखा। बुक्स, भविष्य की बात। गेम्स कम खेलो, ऑफिस आकर अकाउंटिंग सीखो। कल को राठौर ग्रुप तुम्हारा होगा। नहीं चाहिए। छवि मुड़ी। दरवाजे पर रुककर बोली, ओए बुरे लोमड़ी, रोज जॉगिंग करना, कछुए की तरह 1000 साल जीना। राघव मुस्कुराए। जी मैडम। वो जाते हुए उसे देखते रहे। दिल में गर्व था। अमावस्या दूसरी तरफ। उसी वक्त कहीं अंधेरे कमरे में नागेंद्र मल्होत्रा सिगार जला रहा था। उसकी आंखों में क्रोध। साया असफल, तो अब खेल खुलकर होगा। अध्याय 42, आक्रामक अनन्या वर्मा। ये यंगिंग और उसके साथियों के खातों से पैसे अपने खाते में डालने के बाद आरव मल्होत्रा उस घड़ी को घूर रहा था जो उसने शर्त में जीती थी। लगभग $60,000 की कीमत, लेकिन बेचने जाऊं तो इतना नहीं मिलेगा, उसने मन ही मन सोचा। महंगी चीजें दिखावे के लिए होती हैं, कमाई के लिए नहीं।
तभी गोल मटोल राघव लड्डू शर्मा लुढ़कता हुआ नीचे आया और घड़ी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अरे बाप रे, ये तो असली ओमेगा है। आरव भाई, ये कहाँ से लाई? बगल से कुणाल कायाजी मेहता ने किताब बंद करते हुए कहा। जरूर खुद खरीदी होगी। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, कल रात बिलियर्ड्स की बाजी में जीती है। दोनों एक साथ चिल्लाए। क्या? आरव ने सिर्फ खेल वाली बात बताई, बाकी रात की सच्चाई उसने छुपा ली। राघव ने हाथ जोड़ लिए। भाई, मुझे अपना छोटा भाई बना लो, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा। दूर हट मोटू, आरव हंस पड़ा। बेचनी है ये घड़ी? कहाँ बेचूं? कुणाल बोला। अंतरजाल पर पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त वाली जगह है, वहां विज्ञापन डाल दो। आरव ने तुरंत विवरण डाल दिया और कीमत तय कर दी। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, अंग्रेजी विभाग। जैसे ही आरव अपनी जगह बैठा, हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। नमस्ते नायक जी। अनन्या वर्मा उसके बगल में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। मैं यहीं बैठूं? आरव ने संयम से कहा। थोड़ा दूरी बनाकर बैठोगी तो अच्छा रहेगा। अनन्या और पास खिसक आई। इतना भी संकोच क्यों? तुम मुझे अच्छे लगते हो। आरव के मन में हलचल मच गई। उसने तुरंत नजरें दूसरी ओर घुमा ली। तुम ठीक तो हो? चेहरा लाल हो रहा है। अनन्या ने उसके माथे को छूने की कोशिश की। आरव तुरंत खड़ा हो गया। कृपया दूरी बनाए रखो अनन्या, मैं तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। पीछे बैठे राघव और कुणाल खिलखिला पड़े। राघव बोला, सुंदर होने की सजा भुगत रहा है बेचारा। कुणाल ने चुटकी ली। तू जल रहा है मोटू, और तू बंदर जैसा है। बंदर बुद्धिमान होते हैं। दोनों की नोकझोंक चलती रही। आरव ने माथा पकड़ लिया। तभी दरवाजा खुला। सफेद सलवार कुर्ते में कविता सिंह अंदर आई, साथ में उसकी सहेली मीरा कपूर। कविता की नजर सीधे आरव पर जा ठहरी। उसने धीमे से मीरा से कहा, तुम्हें नहीं लगता कल रात जो हमें बचाने आया था वो आरव जैसा था? मीरा ने सिर हिलाया। शायद हमें भ्रम हुआ हो, हम बेहोशी में थे। कविता ने हल्की झुंझलाहट से कहा। वो घमंडी लड़का मुझे बचाएगा? असंभव। आरव ने उनकी ओर देखा। कविता ने तुरंत नजरें फेर ली। कक्षा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। एक ओर अनन्या का खुला आकर्षण, दूसरी ओर कविता का संदेह, और बीच में आरव जो चुपचाप सबका रक्षक बना हुआ था। कहानी अब और उलझने वाली थी। अध्याय 43, अनमोल पहला मौका। कक्षा समाप्त होते होते आरव मल्होत्रा को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी आपदा झेल कर आया हो। पूरे 45 मिनट उसने सिर झुकाकर समय काटा। जैसे तैसे घंटी बजी तो वह तुरंत मेज पर सिर रखकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। असल में वह सो नहीं रहा था, वह अनन्या वर्मा से बच रहा था। तभी उसके बगल में बैठे कुणाल ने उसे जोर से हिलाया। आरव, समीर चौहान। आरव ने आधी नींद में पूछा। कौन समीर चौहान? राघव लगभग गिर ही पड़ा। अरे भाई, वही तृतीय वर्ष का छात्र जिसने पहले झगड़ा किया था, उसी का सहारा था ये समीर। आरव को याद आया। अच्छा, कुश्ती और मिश्रित मार्शल कला संघ का अध्यक्ष। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उनकी हिम्मत जो पहले बहुत थी, अब गायब हो चुकी थी। दरवाजे की ओर देखते हुए कुणाल के हाथ कांप रहे थे। वो अंदर आ रहा है, लगता है आज हिसाब लेने आया है, उसने डरते हुए कहा। समीर चौहान का प्रवेश। लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा, काला बिना बाहों वाला बनियान, नीली खेल पैंट। उसका शरीर ऐसे था जैसे मांसपेशियां पत्थरों की परतों की तरह जम गई हो। चेहरा चौकोर, त्वचा खुरदुरी, दूर से देखो तो लगता था जैसे गड्ढों से भरा हो। वह सचमुच उग्र बैल जैसा दिख रहा था। आरव समझ गया कि राघव उसे बैल क्यों कहता था। इतना ताकतवर आदमी अकेले ही 200 किलो का सूआ उठा सकता था। और यही अनन्या का प्रेमी था। छोटी सी अनन्या और इतना विशाल समीर। आरव को अजीब सा लगा। समीर के साथ उसके 2 साथी भी थे, रोहित और चेतन। तीनों के प्रवेश से पूरी कक्षा चुप हो गई। अनन्या का रुख। अनन्या ने समीर की ओर देखा भी नहीं। वह मेज पर सिर रखकर ऐसे लेट गई जैसे सो रही हो। अंग्रेजी अध्यापक ने विनम्रता से कहा, यदि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं तो बैठ जाइए, अन्यथा कृपया दूसरी कक्षा में जाएं। समीर ने मुस्कुराकर कहा, सर, हमें अंग्रेजी में रुचि है, हम कक्षा में बाधा नहीं डालेंगे। अध्यापक कुछ कह न सके। टकराव। समीर सीधे अनन्या के पास पहुंचा। जरा ये जगह दे दो, उसने बगल में बैठी लड़की से कहा। लड़की घबराकर उठने लगी। तभी अनन्या खड़ी हो गई। बैठी रहो, लिंगली। ये कौन होता है तुम्हें उठाने वाला? समीर ने भौहें चढ़ाई। अनन्या, अब नाटक मत करो, मैं खुद आया हूं तुमसे बात करने। बात? मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, दोबारा मेरे पास मत आना। कक्षा में हलचल मच गई। समीर ने समझाने की कोशिश की। वो लड़की मेरी सिर्फ मित्र है। अनन्या भड़क उठी। मित्र? उंगलियां फंसाकर हाथ पकड़ना मित्रता है? बहुत हो गया समीर। लड़की तुरंत अपनी जगह छोड़कर दूर चली गई।
कक्षा मॉनिटर की दखल। नेहा राठौर खड़ी हुई। ये कक्षा है, निजी बात करनी है तो बाहर कीजिए। रोहित ने उंगली दिखाते हुए कहा। चुप रहो, हमारे नेता से ऐसे बात करती हो। इतना सुनते ही लगभग 1/3 लड़कियां खड़ी हो गईं। ये हमारी कक्षा है, तुम लोग कौन हो? अगर पढ़ने नहीं आए तो बाहर जाओ। समीर ने हाथ उठाकर अपने साथियों को शांत किया। माफ कीजिए, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पीछे बैठी कविता और मीरा। कविता सिंह ये सब देख रही थी। वह मीरा से बोली, समझ नहीं आता अनन्या को उसमें क्या दिखता है। मीरा मुस्कुराई, हर किसी की पसंद अलग होती है, कम से कम वह सुरक्षा तो दे सकता है। कविता ने मुंह बनाया, लड़कियों को खुद अपनी सुरक्षा बननी चाहिए, किसी पर निर्भर क्यों रहें। मीरा हंसी, जब तुम्हारा प्रेम होगा तब समझोगी। कविता ने तुरंत कहा, मैं विश्वविद्यालय में प्रेम नहीं करूंगी, समय की बर्बादी है, ऊपर से अपना अनमोल पहला मौका भी खोना पड़ेगा। मीरा शर्मा गई, तुम किस पहले मौके की बात कर रही हो? कविता ने भान सिकोड़कर कहा, अरे पहला चुंबन, और क्या। मीरा ने राहत की सांस ली, फिर धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही कविता का चेहरा लाल हो गया, कान भी सुर्ख। उसने मीरा को हल्का सा धक्का दिया। तुम कितनी गंदी हो, कैसी बातें सोचती हो? मीरा खिलखिला दी। दूसरी ओर आरव ये सब देख रहा था। समीर की आंखें बीच बीच में उसकी ओर भी उठ रही थी। स्पष्ट था, यह मामला यही समाप्त नहीं होगा। कक्षा की हवा में तनाव घुल चुका था, और शायद अगली टक्कर सीधी आरव और समीर के बीच होने वाली थी। अध्याय 44, पीठ पीछे की इज्जत। तीनों, समीर चौहान, रोहित और चेतन, अनन्या वर्मा के पास आकर ऐसे बैठे जैसे कोई डरावनी मूर्तियां रख दी गई हो। आरव मल्होत्रा शांत था, लेकिन राघव और कुणाल की हालत खराब थी। हाथ कांप रहे थे, मोबाइल तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। रोहित ने धीरे से समीर के कान में कहा, भाई, पीछे वही तीनों बैठे हैं। उसकी आंखों में पुरानी जलन साफ दिख रही थी। पिछली मारपीट की बेइज्जती अब भी उसके मन में सुलग रही थी। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। कुणाल ने धीरे से फुसफुसाया, आज तो पक्का पिटाई होगी। समीर ने तिरछी नजर से पीछे देखा और धीमे स्वर में बोला, अभी रहने दो, कक्षा खत्म होने दो पहले। ये सुनते ही दोनों के पेट में ऐंठन सी होने लगी। भागें या बैठे रहें? भागेंगे तो छात्रावास में पकड़ लिए जाएंगे, रुकेंगे तो यहीं निपटा दिए जाएंगे। दोनों तरफ से फंसे हुए। अनन्या और समीर का टकराव। अनन्या ने भान सिकोड़कर पूछा, तुम लोग क्या करने आए हो? इन्होंने क्या किया? समीर ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, मेरे दोस्तों को हाथ लगाया था, थोड़ा हिसाब बराबर करना है। उसने अनन्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। अनन्या ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। ये कक्षा है, हाथ मत लगाना। समीर हल्का सा मुस्कुराया, तो क्या बाहर लगाऊं? अनन्या के चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। वह उठकर दूसरी सीट पर जाने लगी, लेकिन समीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतना गुस्सा क्यों? क्या चाहती हो, जान दे दूं तुम्हारे लिए? उसने बनावटी नरमी से कहा। अनन्या छूटने की कोशिश करती रही। छोड़ो मेरा हाथ, पहले माफ करो, वापस आओ मेरी जिंदगी में। उसकी पकड़ मजबूत थी। अनन्या का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, शर्म से और असहायता से। कक्षा में बेचैनी। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियां असहज होकर देखने लगीं, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राघव ने धीरे से कहा, आरव कुछ करेगा क्या? कुणाल ने फुसफुसाया, मत बोल, उल्टा हम फंस जाएंगे। आरव का हस्तक्षेप। अब तक आरव चुप था, लेकिन जब उसने अनन्या की आंखों में नमी और असहायता देखी, वह धीरे से सीधा बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी मगर साफ। जब कोई लड़की मना कर दे तो उसका मतलब ना ही होता है। पूरी कक्षा ने उसकी ओर देखा। आरव ने आगे कहा, अनचाहा स्पर्श अपराध है, जरूरत पड़ी तो अभी पुलिस को बुला सकता हूं। सन्नाटा। अनन्या ने मुड़कर उसे देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई यूं खुलकर उसका साथ देगा। समीर ने आंखें सिकोड़ ली। पुलिस? तुम सच में बुलाओगे? आरव ने जेब से मोबाइल निकाला और अंक दबाने लगा। रोहित और चेतन के चेहरे का रंग उड़ गया। समीर की पकड़ ढीली हो गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, देखो, बात छोटी नहीं होती, इज्जत सबसे बड़ी होती है। समीर की झुंझलाहट। समीर खड़ा हो गया। उसकी नसें तन गईं। बहुत समझदार बन रहे हो। आरव शांत रहा। गलत काम के खिलाफ बोलना समझदारी नहीं, जिम्मेदारी है। दोनों की नजरें टकराईं। हवा भारी हो चुकी थी। समीर ने दांत भींचकर कहा,
घंटी के बाद मिलते हैं। आरव बिना हिले बोला, मैं यही हूँ। अनन्या की बदलती नजर। समीर और उसके साथी चुपचाप बैठ गए। अनन्या ने धीरे से अपनी कलाई सहलाई और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शरारत नहीं, सम्मान था। धीमे से बोली, धन्यवाद। आरव ने सीधा जवाब दिया, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे चुप मत रहना। अनन्या ने सिर हिलाया। पीछे बैठी कविता सिंह ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये वही आरव है जिसे मैं घमंडी समझती थी। उसकी सोच में पहली बार दरार पड़ी। घंटी बजने वाली थी। पूरा कमरा जानता था अगला दृश्य कक्षा के बाहर होगा। और शायद इस बार सिर्फ शब्द नहीं चलेंगे। अध्याय 45, अजीब मांग। अनन्या वर्मा की आंखों में आरव के लिए जो चमक थी वह समीर चौहान से छिपी नहीं। उसकी भौहें तन गईं। अनन्या, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? अनन्या ने बिना झिझक कहा, ये मेरे होने वाले प्रेमी है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। आरव का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया अब मामला हाथ से निकलने वाला है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। समीर की आंखों की नसें लाल हो गईं। वह सचमुच उग्र बैल जैसा लग रहा था। राघव और कुणाल के गले सूख गए। उन्हें अपनी हड्डियां टूटती हुई दिखाई देने लगी। अध्यापक की चेतावनी। तभी अंग्रेजी के अध्यापक ने खांसकर कहा, कक्षा में शांति रखिए। यदि पढ़ना नहीं है तो बाहर जाइए। अनुशासन भंग करने वालों को मैं सहन नहीं करता। ये बात साफ तौर पर समीर और उसके साथियों के लिए थी। समीर ने दांत भींचे। वह अभी कुछ कर बैठता पर अध्यापक की मौजूदगी उसे रोक रही थी। उसने आरव की ओर देखकर अंगूठा दिखाया। मेरी लड़की छीनने की हिम्मत है तुम में? शाबाश। आरव शांत स्वर में बोला, मैं किसी की प्रेमिका नहीं छीनता। और जो ऐसा करते हैं उनसे मुझे घृणा है। और हाँ, हिम्मत मुझ में है क्योंकि मैं मर्द हूं। जिनमें हिम्मत नहीं होती वे नाम के ही मर्द होते हैं। समीर का चेहरा तमतमा उठा। रोहित पीछे से बोला, बहुत उछल रहा है कूड़ा, अभी ठिकाने लगा देंगे। बस यहीं आरव का धैर्य टूट गया। मार के दिखा, रोहित ने उकसाते हुए कहा। अगर दम है तो अभी मार के दिखा। गुरुजी के सामने हिम्मत है। आरव पहले मुस्कुराया, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि सामने की मेज हिल गई। पल भर में उसने रोहित की कॉलर पकड़ ली। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। धड़ाम, रोहित बीच रास्ते में जा गिरा। उसकी पीठ सीढ़ीनुमा फर्श के कोने से टकराए और वह दर्द से चीख उठा। पूरी कक्षा स्तब्ध। आरव रुका नहीं। वह झुककर रोहित को बांह से पकड़कर ऐसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा जैसे कोई बोरी खींच रहा हो। हड़कंप। आरव, ये क्या कर रहे हो? कक्षा मॉनिटर नेहा राठौर चिल्लाई। अध्यापक भी अवाक रह गए। इतने वर्षों में उन्होंने ऐसा दुस्साहस नहीं देखा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, सर, इसका मुझसे कोई झगड़ा नहीं था। इन्होंने खुद कहा था अगर हिम्मत है तो मारो। मैंने बस इनकी इच्छा पूरी की है। राघव और कुणाल अभी भी सदमे में थे, लेकिन जब आरव ने उनकी ओर देखा वे तुरंत खड़े हो गए। सर, इन्होंने सच में उकसाया था, राघव बोला। हमने साफ सुना था, कुणाल ने कांपते हुए कहा। रोहित दर्द से तड़प रहा था। झूठ, मैंने नहीं कहा। आरव ने उसे पकड़कर उठाया। एक हल्का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। फिर से सोच लो, कहा था या नहीं? रोहित की नजर समीर पर गई। समीर का चेहरा कठोर था पर उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। दर्द और डर के बीच फंसे रोहित ने आखिरकार धीमे से कहा, हाँ, कहा था। कक्षा में फुसफुसाहट फैल गई। आरव ने अध्यापक की ओर देखा। सर, आपने सुन लिया। अध्यापक असमंजस में पड़ गए। बढ़ता तनाव। नेहा फिर बोली, बस करो आरव, बात हाथ से निकल जाएगी। पीछे से कविता सिंह खड़ी हुई। तुम हर बार लड़ाई क्यों करते हो? हमारी कक्षा कभी शांत नहीं रहती जब से तुम आए हो। मीरा ने भी कहा, विद्यालय में मारपीट गंभीर अपराध है, निलंबन भी हो सकता है। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मुझे या मेरे साथियों को अपमानित करेगा तो चुप भी नहीं रहूंगा। समीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी थी। आज तो अध्यापक बचा रहे हैं तुम्हें। कक्षा के बाहर मिलना। आरव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं भागता नहीं। घंटी बज गई। हवा में तूफान से पहले वाली शांति थी। पूरा विश्वविद्यालय शायद पहली बार ऐसा दृश्य देखने वाला था। और इस बार सिर्फ शब्द नहीं, असली टकराव होने वाला था। दोस्तों, माफ कीजिएगा, मुझे बीच में टोकने के लिए खेद है। मैं एक नया और मजेदार ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ।
और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जो भी ऑडियंस ट्विस्ट से भरी, सस्पेंस वाली, रोमांस, एक्शन या फैंटेसी वेब नॉवेल्स पसंद करती है, अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंद खुद चुनें। आपको कैसी कहानी पसंद है? जबरदस्त रिवेंज स्टोरी, अमीर गरीब वाला रोमांस, पावरफुल हीरो और सिस्टम वाली कहानी, या फिर माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी कहानी? जिस भी वेब नॉवेल का नाम या प्लॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वेब नॉवेल आपकी पसंद के अनुसार बनाई जाएगी। मतलब आप कमेंट करेंगे और मैं उसी पर स्टोरी बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इमोजी डालने का थोड़ा शौक है, इसलिए अगर वॉइस के बीच में इमोजी आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना। बाकी सारी कहानियां काल्पनिक हैं और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो जल्दी से कमेंट करो और अपनी पसंद बताओ। अध्याय 46 मुकाबला। हीरो आरव, बस करो, अपनी बात मनवा ली तुमने, तुम तो सच में सुपर हीरो हो। अनन्या हंसिका की घबराई हुई आवाज सुनकर आरव मल्होत्रा ने तरुण यादव की कॉलर से हाथ ढीला किया। आखिर क्लास चल रही थी। अनन्या को डर था कि कहीं आरव को कॉलेज से निकाल न दिया जाए या पुलिस ही न बुला ली जाए। हालात वैसे भी हाथ से निकलते जा रहे थे। आरव ने तरुण की कॉलर फिर से पकड़कर उसे पास खींचा और दांत भींचते हुए बोला, इतने लोग कह रहे हैं कि मत मारो, इसलिए छोड़ रहा हूं। मुझसे माफी मांग लो, अभी यही खत्म कर दूंगा। ठीक है। तरुण के दिल में गालियों का ज्वालामुखी फूट रहा था, मगर जुबान बंद थी। मार खाने के बाद भी माफी, ये तो हद हो गई। तो माफी मांगोगे या फिर से शुरू करूं? हल्की हंसी के साथ आरव ने उसे धक्का दिया और उसका पैर बिजली की तरह तरुण की गर्दन की तरफ लपका। सॉरी सॉरी, गलती मेरी थी, माफ कर दो। तरुण लगभग चीख पड़ा। आरव का पैर उसकी गर्दन को छूते छूते रुक गया। हवा का तेज झोंका उठा और तरुण के करीने से सेट किए गए बाल बिखरकर तेली के कड़ाहे जैसे लगने लगे। बेचारा इतना डर गया था कि बस पैंट गीली होने की कसर बाकी थी। पूरी क्लास सन खड़ी थी। सबको लग रहा था जैसे कोई एक्शन फिल्म सामने चल रही हो। क्या ये वही शांत, कोने में सोने वाला आरव था, या फिर उसके अंदर कोई दूसरा ही इंसान रहता है? तभी पीछे से गरजती आवाज आई, मेरे आदमी को हाथ लगाया, आज तेरा खेल खत्म। ये था सूरज जैन, कॉलेज के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब का अध्यक्ष। वो बेकाबू सांड की तरह बीच गलियारे से दौड़ता हुआ आया। उसका भारी हाथ हवा चीरता हुआ आरव की तरफ बढ़ा। धड़ाम, दोनों की मुट्ठियां टकराईं। आवाज ऐसी गूंजी जैसे बादल फट पड़े हो। क्लास की खिड़कियां तक कांप उठी। आरव 2 कदम पीछे खिसका। हम ताकत तो जबरदस्त है, उसने मन ही मन सोचा। सूरज भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुबला पतला दिखने वाला आरव उसकी ताकत झेल लेगा। बचपन से कुश्ती और कराटे की ट्रेनिंग, सख्त डाइट, दाल, घी, बादाम, देसी चिकन और सुबह सुबह दूध, उसने अपने शरीर को लोहे जैसा बना लिया था। मात्र 4% चर्बी, चलता फिरता फाइटिंग मशीन। तुमने भी मार्शल आर्ट सीखी है? सूरज ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। आरव मुस्कुराया, सीखी भी हो तो तुमसे क्या लेना देना। ठीक है, फिर देख। सूरज दहाड़ा और फिर से झपटा। आरव भी चीते की तरह लपका। उसकी मुट्ठी में ऐसी सख्ती थी जैसे लोहे का हथौड़ा। धम धम धम, 3 मिनट तक दोनों की भिड़ंत चलती रही। पूरी क्लास सांस रोके देख रही थी। बस, बहुत हुआ। अंग्रेजी के प्रोफेसर शेखर मेहरा होश में आए। उन्होंने किताब उठाकर डेस्क पर दे मारी। धड़ाम, आवाज गूंजी तो सब सहम गए। ये कॉलेज है या पहलवानी का अखाड़ा? फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? दोनों को अभी निकाल दूंगा यूनिवर्सिटी से। सूरज सबसे पहले संभला। हाथ जोड़कर बोला, सर, गलतफहमी है, बस हाथ खुजला रहे थे, थोड़ा अभ्यास कर लिया। मार्शल आर्ट वालों की आदत होती है। मुस्कुराना बंद करो और निकल जाओ। प्रोफेसर गरजे। सूरज ने बनावटी हंसी के साथ झुककर नमस्ते किया। चलो तरुण, चेतन, निकलते हैं। जाते जाते उसने आरव को घूरा और पहली बेंच पर बैठी अनन्या को अजीब सा दिल वाला इशारा कर दिया। प्रोफेसर ने आरव की तरफ देखा। तुम रहोगे या जाओगे? मैं रुककर पढ़ाई करूंगा सर, आरव ने मासूम मुस्कान के साथ कहा। एक पल में उसका चेहरा फिर शांत और विनम्र हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरी क्लास अब और कंफ्यूज थी। असल आरव कौन है, शांत वाला या तूफान वाला? बैठ जाओ, प्रोफेसर ने आदेश दिया। आरव नई सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। रूहानी, क्लास के बाद टूटी मेज की रिपोर्ट बनवाना। ये तोड़फोड़ मानी जाएगी, प्रोफेसर बोले। रूहानी रावत खड़ी हुई। जी सर। बैठते समय उसने आरव को घूरा, साफ नापसंदगी थी उसकी आंखों में। क्लास फिर शुरू हुई, मगर फुसफुसाहट जारी रही। यार, इतना दुबला होकर भी सूरज से भिड़ गया। पक्का कोई कहानी है इसके पीछे। तभी चंदा वर्मा बोली,
अरे ये 2 साल फौज में था, आर्मी की ट्रेनिंग ली है, इसलिए सवालों के जवाब मिल गए। हाँ, आरव सेना से सेवा पूरी कर लौटकर पढ़ाई कर रहा था। अनन्या ने कागज की पर्ची बढ़ाई। हीरो आरव, आज तो कमाल कर दिया। क्लास के बाद पीछे वाली पहाड़ी पर चले गए, तुम्हारी स्केच बनानी है। आरव हंस पड़ा। उसने जवाब लिखा, मुझे छोड़ो, आसमान और बादल बना लेना। असल में उसे टूटी मेज के पैसे देने का दुख ज्यादा था। ऊपर से मार भी खाए और जेब भी ढीली। उसने मन में बुदबुदाया। जसवीर और दीपक तो उसके फैन बन चुके थे। भाई, तू तो छुपा रुस्तम निकला। दोनों फुसफुसाए। उधर बाहर, भाई, ऐसे ही छोड़ देंगे उसे? चेतन ने पूछा। सूरज ने दांत भींचे। नहीं, मैं और आरव साथ नहीं रह सकते। उसका दायां हाथ हल्का कांप रहा था। अभी की टक्कर में उसकी कलाई हल्की खिसक गई थी। दर्द तेज था, मगर उसने क्लास में आह तक नहीं भरी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अध्याय 47, जब जरूरत हो तब आराम भी करो। सिया कपूर पर हमला करने की कोशिश करने वाला शिकारी अब सामने आ चुका था। इसलिए इन दिनों अरव मल्होत्रा हर समय सतर्क रहता था। क्लास हो, कैंटीन हो या कोर प्रैक्टिस, उसकी नजर हर नए चेहरे पर टिकी रहती। रणवीर कपूर सिया के पिता ने अपने रसूख से उस शिकारी की पूरी जानकारी निकलवा ली थी। नाम, उपनाम, चेहरा, सब अरव के दिमाग में छप चुका था। कॉलेज के पीछे बने छोटे से बगीचे की तरफ देखते हुए वह सोच में डूबा था। अगर मैं वो शिकारी होता तो हमला कब और कहां करता? तुम्हें कोई और दुनिया दिख रही है क्या? एक तीखी आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। उसके सामने खड़ी थी रुचिका वर्मा, क्लास मॉनिटर। आंखों में गुस्सा, हाथ कमर पर। अरव ने शांत स्वर में पूछा, कुछ काम था? रुचिका भड़क गई। सब लोग कोर की प्रैक्टिस में ध्यान दे रहे हैं और तुम हमेशा की तरह खोए रहते हो। आखिर सोच क्या रहे हो? अरव ने गहरी सांस ली। 2 घंटे हो गए हैं, रुचिका। गला जवाब दे रहा है। थोड़ा आराम कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा? दरअसल अरव को ऐसे कोर प्रतियोगिताओं में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि छात्र अपना समय अपने काम में लगाएं तो ज्यादा बेहतर। इस बार लड़कियां भी उसके समर्थन में बोल पड़ी। हाँ रुचिका, बस कर देते हैं आज। पैर सुन्न हो गए हैं, गला बैठ गया है। 2 हफ्ते बाकी हैं, कल से फिर करेंगे। सबके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन रुचिका पीछे हटने वाली नहीं थी। हमारी रैंक पूरे विभाग की प्रतिष्ठा तय करेगी। अभी तक हम वंदे मातरम भी सही सुर में नहीं गा पा रहे। सिर्फ 28 घंटे की प्रैक्टिस बची है। हमें संकट की भावना रखनी होगी। अरव हंस पड़ा। संकट की भावना ठीक है, लेकिन भूख भी कोई चीज होती है। 11:55 हो गए हैं। 5 मिनट में कैंटीन में छोले भटूरे की लाइन ऐसी लगेगी जैसे राशन बन रहा हो। सिया कपूर ने मन ही मन कहा, इसे बस खाने की पड़ी रहती है। लेकिन उसका पेट भी हल्का हल्का गुड़गुड़ा रहा था। रुचिका ने मोबाइल देखा और ऐलान किया, 5 बार और फिर छुट्टी। पूरा ग्रुप का राह उठा। अरव ने कंधे उचकाए। माफ करना, तुम लोग जारी रखो, मैं भूखा हूं, समोसे बुला रहे हैं। वह मुड़ा और चल पड़ा। भाई अरव, रुको। गोलू मिश्रा और मोंटी त्यागी तुरंत पीछे हो लिए। गोलू ने पेट थपथपाते हुए कहा, देखो रुचिका, मेरा सीना और पीठ मिल चुके हैं भूख से। सबको हंसी आ गई। गोलू का शरीर देखकर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मोंटी बोला, अगर मैं लो ब्लड शुगर से गिर पड़ा तो अस्पताल का खर्चा तुम दोगी, रजिस्ट्रेशन, दवा, जूस, फल सब। चुप रहो, रुचिका चीखी। वह आगे बढ़ी और तीनों का रास्ता रोक लिया। मैंने कहा ना, 5 बार और। अरव अब गंभीर हो गया। 2 घंटे से खड़े हैं। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, सजा है। जब सबका मन नहीं है तो 50 बार गाने से भी फायदा नहीं होगा। बहाने मत बनाओ, रुचिका ने काटा। अरव ने शांत स्वर में कहा, तुम मॉनिटर हो, हम मानते हैं। तुमने बुलाया, सब आए। लेकिन क्या तुमने सोचा कि सबकी भी सीमा होती है? 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सुर नहीं मिल रहा। शायद तरीका गलत है। लड़कियां अब खुलकर अरव के पक्ष में थीं। सिया कपूर ने होंठ सिकोड़कर कहा, इस बार अरव सही बोल रहा है। पास खड़ी बेला सिंह ने भी सिर हिलाया। रुचिका के लिए ये झटका था। अब तक वह क्लास को अनुशासन में रखती आई थी, लेकिन अरव के आने के बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसने दांत भींचकर पूछा, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों खड़े रहते हो अरव? अरव की आवाज नर्म हो गई। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारा मैसेज आया तो सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। लेकिन आराम भी जरूरी है।
प्रतियोगिता अहम है, पर सेहत उससे भी ज्यादा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कैंटीन से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। गोलू ने धीरे से कहा, मुझे तो देशभक्ति बाद में आएगी, पहले कचौड़ी चाहिए। इस बार हंसी छूट ही गई, यहां तक कि सिया भी मुस्कुरा दी। रुचिका ने सबको देखा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, आज के लिए यही खत्म, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चलेगा। जय हो मॉनिटर जी। मोंटी ने सलामी ठोकी। सब कैंटीन की ओर बढ़ गए, लेकिन अरब की नजर अब भी सतर्क थी। बगीचे के उस कोने में उससे लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। क्या वो शिकारी फिर आसपास था, या ये सिर्फ उसका भ्रम? अध्याय 48, खूबियां और कमियां। रुचिका वर्मा की आंखों में साफ गुस्सा था। वह अरब मल्होत्रा को घूर रही थी। ये लड़का हमेशा मेरे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? क्या इसे लगता है कि मैं मॉनिटर बनने लायक नहीं हूं, या खुद बनना चाहता है? उसकी सहेलियां तुरंत आगे आईं। हीरो अरब, बस 5 बार और गा लो ना, इतनी सी बात है। हाँ, 20 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। रुचिका हमारे विभाग की इज्जत के लिए कर रही है। अगर स्टेज पर बेसुरा गाए तो दूसरे विभाग वाले मजाक उड़ाएंगे। सच तो ये था कि पिछली बहस के बाद अरब की बातों का असर क्लास पर पड़ने लगा था। लोग उसकी दलीलें सुनते थे। अरब ने सपाट चेहरा बनाए कहा, देश में कहा जाता है कि नेता जनता की आवाज सुने। यहाँ रुचिका मॉनिटर है और हम छात्र। अगर जनता कह रही है कि आराम चाहिए, तो क्या मॉनिटर को सुनना नहीं चाहिए? या फिर ये तानाशाही है? गोलू मिश्रा और मोंटी त्यागी की आंखें चमक उठी। भाई, लेवल देखो, सीधा राष्ट्र स्तर की बहस। सिया कपूर झल्ला गई। नाटक बंद करो अरब, बात को बेवजह बड़ा मत बनाओ। रुचिका बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहती है। अरब ने मासूम बनते हुए कहा, तो क्या मैंने गलत कहा? नेता जनता की सुने, ये गलत है। सिया ने झट से जेब से 30 रुपये निकाले। ये लो, 20 मिनट खरीद रही हूं, बस 5 बार गा लो। मंजूर। अरब ने बिना झिझक पैसे जेब में रख लिए। सिया ने गुस्से से पूछा, तुम्हें सिर्फ पैसे की परवाह है? नहीं, लेकिन पैसे से दुश्मनी भी नहीं है। अरब की नजर उसके लॉलीपॉप पर गई। वैसे वो दे दो तो लंच तक काम चल जाएगा। सिया ने तुरंत लॉलीपॉप मुंह में दबा लिया। ये जर्मनी से आया है। सपना देखो। कैंटीन का नजारा। कॉलेज की कैंटीन खचाखच भरी थी। 5वीं बार वंदे मातरम गाने के बाद सब भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। अरब, गोलू और मोंटी एक मेज पर बैठे। काव्या मेहता अनहुआ नहुआन का लौक नाम भी अपनी थाली लेकर आ गई। हीरो अरब, ये स्ट्रॉबेरी जूस आपके लिए। धन्यवाद, पर मुझे नहीं चाहिए। खाने के बाद प्यास लगेगी। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं। गोलू ने बिजली की तेजी से गिलास पकड़ लिया और एक बड़ा घूंट मार दिया। जब बड़े भाई नहीं पेंगे तो छोटे भाई का कर्तव्य है। काव्या की आंखें फैल गईं। ये मैंने अरब के लिए लिया था। मोंटी हंस पड़ा। गोलू की चमड़ी किले की दीवार से भी मोटी है। गोलू ने घूरा। खाना खा, नहीं तो बल नोच लूंगा। काव्या ने अरब की तरफ देखा। आप क्या पेंगे? मैं ला दूं। सादा उबला पानी। अरब ने सोचा था अब वह हार मान लेगी, लेकिन काव्या सचमुच उठकर भाग गई। कुछ देर बाद वह सिक्योरिटी रूम से उबला पानी लेकर लौटी। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। हीरो अरब, आपका सादा पानी। अरब असहज हो गया। काव्या, ये सब क्यों? क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूं। वह सामने बैठ गई, मासूम मुस्कान के साथ। अरब कुछ पल चुप रहा। तुम मुझे जानती भी नहीं। जानती हूं। आप स्मार्ट हो, समझदार हो, बोलने में तेज हो, और लड़ाई में भी जबरदस्त। अरब ने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी खूबियां गिना रही हो, कमियां नहीं जानती। जैसे, मैं थोड़ा हुक्म चलाने वाला हूं, अनुशासन पसंद नहीं, कभी कभी गुस्सैल भी हूं, और उम्र में तुमसे बड़ा हूं। काव्या मुस्कुराई। ये सब कमियां नहीं है। काबिल आदमी में थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है, और मुझे बड़े लड़के पसंद हैं, समझदार होते हैं। अरब के मुंह से अनजाने में निकला, हे भगवान। गोलू और मोंटी दोनों चुपचाप तमाशा देख रहे थे। गोलू ने फुसफुसाया, भाई, ये तो सीधी दिल पर अटैक कर रही है। अरब ने पानी का गिलास उठाया और लंबा घूंट लिया। काव्या की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अरब के दिल में अभी भी एक नाम गूंजता था, प्रिया शर्मा। अध्याय 49, चुनौती पत्र। अगर कोई खुद से ईमानदारी से पूछे तो काव्या मेहता सचमुच बेहद खूबसूरत थी। बड़ी चमकदार आंखें, गोरा रंग, सफेद दांत और मासूम चेहरा। कद थोड़ा छोटा था, मगर वही तो उसकी खासियत थी। ऐसे कद की लड़कियों को देखकर अक्सर लड़कों के अंदर सुरक्षा देने की भावना जाग जाती है।
लेकिन अरब मल्होत्रा जानता था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। दो वजहें थीं। पहली, वह असली छात्र नहीं था। वह कॉलेज सिर्फ सिया कपूर की गुप्त सुरक्षा के लिए आया था। दूसरी, 3 साल से वह बाहर की दुनिया में संघर्ष कर रहा था। अब अगर उसे कोई लड़की चाहिए थी तो शादी के इरादे से। कॉलेज की पढ़ाई कर रही लड़कियां उसकी प्राथमिकता में नहीं थीं। अरब मल्होत्रा, गंभीर और ऊंची आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। उसने सिर उठाया। सामने 5-6 हटे कट्टे लड़के खड़े थे। चेहरे पर साफ झलकता था कि वे शांति से बात करने नहीं आए। सबसे आगे खड़ा था चेक शर्ट पहने एक लंबा लड़का, बाल ऊपर की ओर सजे हुए, चाल में अक्कड़। ये था जाओ शिंगहे, जिसे अब से हम राघव भाटी नाम से लॉक करते हैं। राघव ने घूरते हुए पूछा, इनमें से अरब मल्होत्रा कौन है? अरब ने शांति से जवाब दिया, क्यों, क्या काम है? राघव का चेहरा सख्त हो गया। अगर तू ही है तो सीधे बोल, वरना तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। माहौल साफ बता रहा था ये लोग लड़ाई करने आए हैं। दूसरी तरफ बैठी बेला सिंह फुसफुसाई, लगता है आज फिर झगड़ा होगा। सिया कपूर ने जूस की चुस्की लेते हुए कहा, उसे तो हर जगह मुसीबत ढूंढनी आती है। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब वाले हैं। जरूर विक्रम राणा का मामला है। रुचिका वर्मा भी पीछे मुड़कर देखने लगी। काव्या मेहता अचानक खड़ी हो गई। राघव, क्या कर रहे हो? कैंटीन में तमाशा बनाओगे? राघव ने उंगली दिखाकर कहा, तुम बीच में मत पड़ो, हम तुम्हारी वजह से नहीं आए। फिर उसने मेज पर मुक्का मारा। अरब कौन है? खड़ा हो। गोलू मिश्रा तुरंत उठ खड़ा हुआ। तू है? नहीं। गोलू ने दोनों हाथ फैला दिए। मोंटी त्यागी भी खड़ा हो गया। तू? नहीं, मैं तो प्लेट रखने जा रहा था। राघव ने मोंटी की कॉलर पकड़ ली। तो खड़ा क्यों हुआ? सभ्य नागरिक हूं, प्लेट खुद वापस रखता हूं, मोंटी बुदबुदाया। राघव ने उसे धक्का दे दिया। मोंटी पीछे डगमगाया, मगर गोलू ने संभाल लिया। तभी पीछे खड़े एक लड़के ने इशारा किया, भैया, वो बैठा है। वही अरब है। ये वही लड़का था जिसे अरब ने हॉस्टल की छत पर पीटा था। राघव आगे बढ़ा, अरब के कंधे पर 2 थपकी मारी। मैं बुला रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी बात हवा है क्या? अरब ने नाक के सामने हाथ लहराया। अब ध्यान दिया तो लगा कोई बदबू आ रही है। काव्या हंसी रोक न पाए। राघव का चेहरा लाल हो गया। उसने पैर उठाकर अरब की स्टूल पर रख दिया। बहुत अकड़ है, जीना नहीं है क्या? अरब की आंखें ठंडी हो गईं। बात करनी है तो करो, पैर मत चलाओ। राघव कुछ और कह पाता, उससे पहले अरब अचानक खड़ा हुआ। एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ी और पलक झपकते ही उसे हवा में उठा लिया। पूरी कैंटीन सन। राघव के पैर जमीन से ऊपर, गला कॉलर में फंसा, सांस अटक गई। अरब की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब बताओ, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? राघव ने कांपते हुए जेब से एक लिफाफा निकाला। ब्रश से लिखे 3 शब्द, चुनौती पत्र, विक्रम राणा ने भेजा है। शनिवार रात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंतजार करेगा। अरब ने उसे नीचे छोड़ दिया। चुनौती? उसके चेहरे पर तिरस्कार उभरा। उसे कहो दिमाग ठिकाने रखे। ये कौन सा जमाना है? डर गए क्या? राघव ने कॉलर ठीक करते हुए कहा। गर्लफ्रेंड छीन ली पर मुकाबले से भाग रहे हो? अरब शांत स्वर में बोला। उकसाने से कुछ नहीं होगा, मैं खाना खा रहा हूं, दूर रहो। राघव की नसें फूल गईं। हमारे क्लब में 120 सदस्य हैं, सब थूक दे तो डूब जाओगे। सोचा है परिणाम? अरब ने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। गोलू और मोंटी समझ गए कि अब सीमा पार हो चुकी है। वे धीरे धीरे पीछे हट गए। राघव बौखला गया। उसने मेज से प्लेट उठाए और सिर पर मारने के लिए हाथ उठाया। उसी क्षण अरब का पैर बिजली की तरह चला, सीधा राघव के पेट पर। धड़ाम। उसका भारी शरीर पीछे उड़ गया जैसे ट्रेन टकरा गई हो। पीछे खड़े उसके साथी भी साथ में गिर पड़े। प्लेटें टूटी, सब्जी और दाल चारों तरफ फैल गई। कुछ ही सेकंड में 5-6 हटे कट्टे लड़के जमीन पर पड़े कराह रहे थे, कपड़े तेल और दाल से सने हुए। पूरी कैंटीन में सन्नाटा। सबकी निगाहें अरब पर थीं। यह आदमी आखिर है कौन? अध्याय 50, बेचैनी। अरब मल्होत्रा बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके चारों ओर एक ऐसी आभा फैल रही थी, मानो पूरा माहौल उसी के इशारे पर थम गया हो। वह पहाड़ों से बहते शांत झरने की तरह शांत दिखता था, लेकिन जब चलता तो ऐसे जैसे पिंजरे से निकला हुआ बाघ। कॉलेज की कैंटीन में बैठे सभी छात्र स्तब्ध रह गए। किसी के हाथ में चम्मच हवा में ही रुक गया था,
किसी की उंगलियां दाल चावल मुंह तक ले जाते हुए जम गई थी। कोई बड़े कटोरे से गरम टमाटर का सूप पी रहा था, तो कोई समोसे को चटनी में डुबोकर खाने ही वाला था, पर सब जैसे समय में जड़ हो गए। 3 पल बाद पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। अरे यार, एक लात में 4-5 मीटर दूर उड़ा दिया। ये तो बहुत खतरनाक है। पक्का ट्रेनिंग ली हुई है इसने। हमारे कॉलेज में ऐसा लड़ाका भी है। ये किस विभाग का है? मोबाइल फोन की क्लिक क्लिक की आवाजें लगातार गूंजने लगी। कोई अपने स्टेटस पर डाल रहा था, कोई सोशल मीडिया पर वीडियो चढ़ा रहा था। खाने से ज्यादा सबको खबर फैलाने की जल्दी थी। अंग्रेजी विभाग की लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। हमने सोचा भी नहीं था कि आरव मल्होत्रा किसी 80-85 किलो के लड़के को एक लात में उड़ा देगा। और स्टाइल देखा, क्या आत्मविश्वास था, एकदम हीरो जैसा। कहने वाली थी प्रिया शर्मा की क्लासमेट्स। पास ही बैठी हुई काव्या त्रिपाठी पहले वाली हुआंग रुओरान एक पल को ठिठकी, फिर ऐसे खाना खाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे सच में राघव मेहरा की अक्ल पर तरस आता है। स्नेहा यादव पहले वाली चुयुइट ने होंठ सिकुड़कर कहा, उसे पता है कि ये लड़का जबरदस्त लड़ता है, फिर भी ऐसे छुटभैये भेज देता है पिटने के लिए। रिया वर्मा पहले वाली बायलिंग कुछ नहीं बोली। वह बस आरव को एकटक देखती रही। क्या हुआ? स्नेहा ने हाथ हिलाकर उसकी आंखों के सामने उंगलियां घुमाई। रिया जैसे नींद से जागी। उसकी आंखें हल्की मुस्कान में सिमट गईं। स्नेहा, तुमने देखा आज आरव कितना कितना अलग लग रहा था। क्या? स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। तू भी पागल हो गई क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे करीबी दोस्त भी क्यों आरव पर फिदा होती जा रही है। उधर जमीन पर पड़ा करण सक्सेना पहले वाला झाव सिंह शर्म से गड़ा जा रहा था। चारों तरफ मोबाइल कैमरे थे। आधे दिन में पूरा कॉलेज जान जाएगा कि वह पिट गया। उसका पेट अब भी जल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसे सच में लगा था कि उसकी सांस रुक जाएगी। जमीन गंदी है, नाटक मत करो। उठ जाओ, आरव ने हल्की आवाज में कहा। करण दांत भींचकर उठ खड़ा हुआ। उसके साथी भी धीरे धीरे उठे। आरव मल्होत्रा, ये बात मैं नहीं भूलूंगा। 10 गुना लौटाऊंगा। इंतजार रहेगा। आरव ने कंधे उचकाए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज के छात्र पढ़ाई और प्रेम के बजाय मारपीट में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरों की आवाज सुनकर करण भड़क उठा। क्या शूट कर रहे हो? बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। उसकी आंखों की लालिमा देख छात्र सहम गए और मोबाइल नीचे कर दिए। करण और उसका गिरोह आया तो अकड़ में था, लेकिन गया सिर झुकाकर। अनामिका चौहान पहले वाली आनहुआन की आंखों में अब तो भक्ति उतर आई थी। आरव जी, आप तो मेरे परफेक्ट हीरो हो। मैं आपकी फोटो पोस्टर बनाकर अपने कमरे में लगाऊंगी। क्यों? बुरी नजर से बचाने के लिए। आरव ने भौहें चढ़ाई। नहीं, ताकि हर पल आपको देख सकूं। ऐसा किया तो केस कर दूंगा। मेरी तस्वीर का अधिकार मेरा है। अनामिका ने होंठ फुला लिए। आप कितने निर्दयी हैं। पास खड़े मोटू विनय पहले वाला झू श्याओफेई कूद पड़ा। अरे, मेरी और रोहित की फोटो लगा लो। थोड़ा एडिट कर देना, हम भी फिल्मी हीरो लगेंगे। तुम दोनों, एक मोटा सुअर और एक दुबला बंदर, आरव जी से तुलना। अनामिका ने हाथ कमर पर रखे। विनय ने सीने पर हाथ रखा। ये तो सीधा दिल पर वार है। रोहित ने कोहनी मारी, मुझे बीच में क्यों घसीटा? दोस्ती किस दिन काम आएगी? विनय ने गंभीर चेहरा बनाया। बेवकूफ, रोहित ने बुदबुदाया। तेरी तो। विनय का चेहरा हरा पड़ गया। कैंटीन में माहौल हल्का फुल्का हंसी से भर गया। इधर स्नेहा यादव पिछले कुछ दिनों से बेचैन थी। जहां भी जाती, आरव से टकरा जाती। कमरे में घुसते ही उसने बैग बिस्तर पर पटका। बहुत गुस्सा आ रहा है। रिया ने कंप्यूटर से नजर हटाई। अब क्या हुआ? फिर वही, वो आरव। रिया मुस्कुराई, लगता है किस्मत है। चुप रह, वरना कपड़े उतार दूंगी तेरे, स्नेहा ने आंखें तरेरी। दिन के उजाले में शर्म नहीं आएगी? मजाक मत कर। रिया हंस पड़ी। देख, तू 7वीं बार शिकायत कर रही है। नीचे पार्सल लेने जाती है तब भी उससे टकरा जाती है। ये संयोग भी हो सकता है। स्नेहा का चेहरा गंभीर हो गया। तुझे नहीं लगता वो मेरा पीछा कर रहा है? डांस पार्टी वाली बात का बदला। तू ज्यादा सोच रही है। नहीं, उसकी नजरें अजीब होती हैं। रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज दोपहर पीछे वाली पहाड़ी पर चलते हैं। वहां शांति रहती है। अगर वहां भी मिल गया तो मान लेंगे कि पीछा कर रहा है। नहीं मिला तो तू बेवजह डर रही है। स्नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके दिल की बेचैनी अब एक परीक्षा में बदलने वाली थी।
अध्याय 51 पहाड़ियों पर अप्रत्याशित घटना। आसमान एकदम साफ था। दूर पहाड़ हल्के भूरे दिखाई दे रहे थे। हवा में हल्की गर्माहट और ठंडक का संतुलन था। मौसम घूमने और मन हल्का करने के लिए बिल्कुल सही। कॉलेज के पीछे फैली हरियाली किसी गोल्फ मैदान जैसी लगती थी। बीच में एक शांत झील, चारों ओर घने पेड़, पानी इतना साफ कि दूर से शीशे जैसा चमकता दिखे। स्नेहा यादव और रिया वर्मा आराम से टहल रही थीं। यार, हमें पहले पता क्यों नहीं चला कि पीछे की पहाड़ियां इतनी सुंदर है? स्नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सच में, यहाँ की हवा कितनी ताजा है, रिया ने आंखें बंद कर महसूस किया। अचानक रिया ने दूर इशारा किया। अरे आरव, कहाँ? स्नेहा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने घबराकर उधर देखा, मगर वहां कोई और लड़का था। स्नेहा ने पलटकर रिया को घूरा। तू पिटेगी आज। रिया हंस पड़ी। तू ही ज्यादा नर्वस है। दोनों खिलखिलाते हुए एक दूसरे को हल्के धक्के देने लगी और दौड़ते दौड़ते पेड़ों के बीच चली गईं। तभी झाड़ियों के पीछे से कोई खांसता हुआ बाहर आया। हम नमस्ते। दोनों रुक गईं। सामने खड़ा था एक मध्यम आयु का आदमी। नीली टोपी, स्पोर्ट्स सूट, हाथ में लाल गुलाबों का गुलदस्ता। चेहरा उम्रदराज, माथे पर गहरी लकीरें। ये था माधव शेखावत, पहले वाला मां जेन फेंग नया लोक नाम। स्नेहा ने भौहें सिकुड़ कर पूछा, आप कौन? मेरा नाम माधव शेखावत है, मैं आपको प्रपोज करने आया हूं। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ रही थीं। वह 3 दिन से मौका ढूंढ रहा था। स्नेहा के बॉडीगार्ड पहाड़ी के सनकरे रास्ते पर दूर खड़े थे। उसे लगा यही सही समय है। स्नेहा ने बिना झिझक जवाब दिया, माफ कीजिए, आप मेरे टाइप नहीं है। रिया ने हंसते हुए जोड़ा, और आजकल गुलाब देकर प्रपोज करना थोड़ा पुराना स्टाइल हो गया है। माधव के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। अच्छा, तो कुछ और देता हूं। वह जेब में हाथ डाल ही रहा था कि अचानक पेड़ों की ऊंचाई से एक परछाई नीचे गिरी। माधव शेखावत, उधार चुकाने का समय आ गया। धड़ाम, आरव मल्होत्रा बाघ की तरह उतरा। एक घुमाव और उसकी दाहिनी टांग सीधे माधव के पेट पर लगी। माधव का शरीर पीछे उछल गया। मुंह से खून मिली लार छिटक गई। रिया की आंखें फैल गईं। आरव, स्नेहा कांप गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच में मेरा पीछा कर रहे थे? आरव ने पीछे देखे बिना कहा। कोई पीछा नहीं कर रहा, मैं अपना हिसाब लेने आया हूं। और वह फिर से माधव की ओर झपटा। माधव घबराकर जंगल की तरफ भागा। उसकी चाल तेज और असामान्य थी, जैसे कोई पेशेवर अपराधी। मगर आरव की रफ्तार उससे भी ज्यादा थी। रुको। आरव हवा में उछला, पैर ड्रिल की तरह सीधे माधव की पीठ की ओर। चटाक, कंधे की हड्डियां टूटने की आवाज आई। माधव लुढ़कता हुआ कई बार जमीन से टकराया। उसी समय पास से एक चीख सुनाई दी। एक छोटी सी लड़की, हाथ में ब्रश और सामने ईजल पर कैनवास। चेहरा डर से सफेद। माधव झटके से उठा और उसने लड़की का गला पकड़ लिया। पास मत आना, वरना इसे मार दूंगा। लड़की कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सामने देखा। हीरो आरव। आरव का माथा सिकुड़ गया। यह कोई और नहीं, अनामिका चौहान थी। स्थिति और उलझ गई, लेकिन आरव रुका नहीं। उसके कदम धीमे पर स्थिर थे। हाथ पंजों की तरह हवा चीरते हुए आगे बढ़े। माफ करना, उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। धमकी मुझ पर काम नहीं करती। माधव बौखला गया। उसने अनामिका को जोर से आरव की तरफ धक्का दे दिया और खुद दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की। आगे क्या होगा? क्या आरव अनामिका को संभाल पाएगा? क्या बॉडीगार्ड समय पर पहुंचेंगे? और क्या स्नेहा को सच समझ आएगा? जंगल की हवा अचानक भारी हो चुकी। अध्याय 52 तूफान से पहले की शांति। कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आरव मल्होत्रा खिड़की के पास खड़ा था। बाहर रात का अंधेरा शहर को निगल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा था, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर पहले ही उसे खबर मिली थी, कालीधारा दल फिर से सक्रिय हो चुका है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है पुराने सांप फिर बिल से बाहर आ गए, उसने धीमे स्वर में कहा। पीछे सोफे पर बैठी स्नेहा यादव ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि ये तुम्हारे लिए कोई नई बात है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नई नहीं है, पर आसान भी नहीं होगी। पुरानी दुश्मनी। कालीधारा दल के साथ उसकी भिड़ंत पहली बार नहीं थी। महेंद्र फणसे का नाम सुनते ही उसके दिमाग में पुरानी लड़ाई की तस्वीरें घूमने लगी, गोलियों की आवाज, खून की गंध, और वो रात जब सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन वह बच गया था, और अब वे वापस आ गए थे। स्नेहा ने गंभीर स्वर में पूछा,
तो अब क्या प्लान है? आरव ने जवाब देने से पहले जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक लोकेशन चमक रही थी। जोधपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम। ये उनका अस्थायी अड्डा है, आरव बोला। आज रात खेल खत्म करेंगे। स्नेहा ने भौहें उठाई। हम करेंगे, या तुम फिर अकेले हीरो बनोगे? आरव हंसा। अकेले जाऊंगा तो तुम पीछा करोगी, फिर मुझे बचाना पड़ेगा, फिर तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए साथ चलो। ड्रामा कम करो, स्नेहा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। मैं पहले से तैयार हूं। दूसरी तरफ, उसी समय पुराने गोदाम के अंदर महेंद्र फणसे मेज पर बैठा था। उसके सामने शहर का नक्शा फैला हुआ था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। आरव मल्होत्रा, उसने नाम को ऐसे बोला जैसे कोई पुराना हिसाब याद कर रहा हो। इस बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। पास खड़ा उसका आदमी, राघव नायक, घबराया हुआ बोला, सर, खबर है कि वो हमारी लोकेशन तक पहुंच चुका है। महेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, शिकार खुद जाल में आ रहा है। वापसी, आरव और स्नेहा गाड़ी में बैठे थे। सड़क खाली थी, हवा तेज चल रही थी। तुम चुप क्यों हो? स्नेहा ने पूछा। बस सोच रहा हूं, आरव बोला। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, इस बार दिमाग से खेलना होगा। स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर दिमाग मैं लगाऊंगी, तुम बस मांसपेशियां दिखाना। ओहो, आज तो बड़े तेवर हैं। हाँ, क्योंकि अगर तुम फिर घायल हुए ना, तो इस बार मैं खुद तुम्हें मारूंगी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर हल्की सी हंसी फूट पड़ी। लेकिन उस हंसी के पीछे तनाव साफ था। गोदाम के बाहर गाड़ी अंधेरे में रुक गई। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। हवा में बारूद और तेल की हल्की गंध थी। तैयार? उसने पूछा। स्नेहा ने सिर हिलाया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक ऊपर से लाइटें जल उठी। चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। बीच में महेंद्र फणसे ताली बजाते हुए आगे आया। वाह, आरव मल्होत्रा, समय के पाबंद हो, आरव ने बिना घबराए कहा। और तुम अभी भी घटिया ट्रैप्स ही लगाते हो। महेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। इस बार भाग नहीं पाओगे। आरव की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास चमका। मैं भागने नहीं आया। उसने धीरे से अपनी कलाई सीधी की। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। वह वही चेहरा था जो हर बड़ी लड़ाई से पहले होता था। शांत, निर्णायक, खतरनाक। महेंद्र ने हाथ उठाया। मारो। और उसी पल गोदाम के एक कोने में विस्फोट हुआ। धुआं भर गया। अराजकता फैल गई। स्नेहा ने हैरानी से आरव को देखा। यह तुम्हारा प्लान था? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कहा था ना, इस बार दिमाग से खेलेंगे। धुएं के बीच गोलियों की आवाज गूंज उठी। और असली जंग शुरू हो गई। अगले अध्याय में कौन गिरेगा? क्या महेंद्र फणसे सच में इस बार तैयार है? और क्या आरव की योजना उतनी ही परफेक्ट है जितनी दिख रही है, या इसमें भी कोई छिपा हुआ मोड़ है? अध्याय 53, मैं तैयार हूं। गोदाम की घटना के बाद जब सब शांत हुआ, आरव मल्होत्रा अकेले छत पर खड़ा था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने मन ही मन पूछा, सिस्टम, जो भाड़े के राजा का शरीर, क्षमता मैंने ली है, क्या वह मेरे स्वभाव और व्यक्तित्व को भी बदल रही है? तुरंत वही ठंडी, कठोर स्त्री आवाज उसके दिमाग में गूंजी। डिंग। भाड़े के राजा का शरीर, क्षमता होस्ट को भाड़े के सैनिकों के राजा की संपूर्ण शक्ति प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक ताकत, युद्ध अनुभव, तीव्र प्रतिक्रिया और हथियारों की समझ शामिल है। स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव और मानसिकता भी सम्मिलित है। एक बार यह क्षमता सक्रिय हो जाए, तो होस्ट सबसे शक्तिशाली भाड़े का योद्धा बन जाता है। आपके भीतर एक निर्मम, ठंडा पक्ष भी रहेगा। आरव ने धीरे से सांस छोड़ी। समझ गया। उसे लगा था जैसे कुछ देर पहले वह दो अलग व्यक्तित्वों में बढ़ गया था। अब कारण साफ था। उसी समय अनामिका चौहान, जो हमेशा की तरह जिज्ञासु थी, चुपके से उसके पास आ पहुंची। हाथ में अपनी स्केचबुक लिए वह मुस्कुराती हुई बोली, हीरो आरव, अभी आप उन्हीं गुंडों से निपट रहे थे ना? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे हैरानी हुई कि अनामिका इतनी शांत कैसे थी। थोड़ी देर पहले एक आदमी ने उसका गला पकड़ लिया था, फिर भी वह बिना डरे उसके पास खड़ी थी। तुम्हें डर नहीं लगा? उसने पूछा। अनामिका हंस पड़ी। बहुत डर लगा था, लेकिन जब आपने मुझे पकड़ा तो बिल्कुल नहीं लगा। उस पल लगा जैसे हम किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो। आरव ने माथा पकड़ा। इतना खतरनाक पल, और ये लड़की फिल्मों की तुलना कर रही है। अचानक अनामिका गंभीर हो गई। आप यहाँ स्नेहा दीदी की रक्षा के लिए आए हैं, है ना?
आरव चौंका। तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। मैंने सब सुन लिया था। आपने उस गुंडे की उंगलियां तोड़ दी। आप स्नेहा दीदी के बॉडीगार्ड हो। अब झूठ बोलना मुश्किल था। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। अनामिका की आंखें चमक उठी। ठीक है, पर 2 शर्तें हैं। क्या? पहली, आप मुझे लड़ना सिखाओगे। मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहती हूँ। आरव ने सोचा, उसे सिखाने के बहाने थोड़ी कड़ी ट्रेनिंग देकर सबक भी सिखा सकता है। ठीक है, ये मान लिया। अनामिका ने धीरे से पलकें झपकाईं। दूसरी, मुझसे एक बार बाहर चलोगे, बस एक साधारण मुलाकात। आरव सख्त हो गया। नहीं। क्यों? तुम छात्रा हो, मैं नहीं। हमारी दुनिया अलग है। अनामिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब पहली बार आपको देखा तभी लगा आप अलग हो। आपकी बहस, आपका आत्मविश्वास, आप मेरे लिए बिल्कुल सही हो। आरव ने उसे हल्के से अलग किया। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हें लगेगा कि ये सब बचकाना था। अनामिका जिद पर उतर आई। अगर नहीं माने तो मैं सबको बता दूंगी कि आप स्नेहा दीदी के बॉडीगार्ड हो। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे धमकी देना पसंद नहीं। वह मुड़कर चलने लगा। अनामिका घबरा गई। ठीक है, माफ कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। गुस्सा मत होइए। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव बोला, तुम किसी ऐसे आदमी पर दिल क्यों लगा रही हो जिसे ठीक से जानती भी नहीं? कहीं पछताना न पड़े। अनामिका ने धीरे से कहा, अगर आप सच में गंभीर हो तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा तब मैं तैयार रहूंगी। इतना कहकर वह शर्म से पीछे मुड़ गई। आरव स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बातों को लड़की ने किस दिशा में ले लिया। उसे लगा दूरी बनाना ही बेहतर है। वह तेजी से वहां से चला गया और अनामिका उसे आवाज देती रह गई। समय पलक झपकते ही बीत गया। सप्ताहांत आ गया। शनिवार शाम को उसके दोस्त विजय ने फोन किया। भाई, रात को खाना साथ खाएंगे। जब विजय को पता चला कि आरव विश्वविद्यालय में है तो वह चौंक गया। तू नौकरी ढूंढने की बजाय विश्वविद्यालय में क्या कर रहा है? आरव ने कहा। शनिवार को मिलकर बताऊंगा। ठीक है, 7 बजे पहुंचूंगा। फोन रखने से पहले विजय ने मजाकिया अंदाज में कहा, वहां कोई सुंदर लड़कियां हो तो मिलवाना। आरव ने हंसते हुए कहा, सीधे जेल जाना है क्या? दोनों हंसे और फोन कट गया। डॉम में लौटते ही रोहित ने मोबाइल दिखाया। भाई आरव, करण मेहता ने कॉलेज फोरम पर खुली चुनौती दी है। शनिवार रात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में तुम्हारा इंतजार करेगा। दूसरे दोस्त अमन ने जोड़ा। और कुछ दिन पहले कैंटीन में तुमने जो समीर और उसके दोस्तों को लात मारी थी, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। सारे मार्शल आर्ट्स क्लब वाले कह रहे हैं कि वो नकली था। सब चाहते हैं कि शनिवार को तुम्हें हारते देखें। आरव ने बिस्तर पर लेटते हुए हल्की हंसी छोड़ी। लोग पढ़ाई से ज्यादा तमाशे में दिलचस्पी लेते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन मन में कहीं एक बात गूंज रही थी, सिस्टम की चेतावनी। क्या वो सच में बदल रहा था? और शनिवार की रात सिर्फ एक कॉलेज चुनौती होगी, या फिर कोई और बड़ा खेल शुरू होने वाला है? प्रिय पाठकों, हम आपसे सबसे पहले दिल से माफी मांगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी अब एक नए मोड़ पर है। चैप्टर 54 के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि कहानी और भी रोचक, दिलचस्प और भारतीय रंग में रंगी लग सके। नामों और पात्रों में बदलाव। हमने पुराने चीनी नाम अब भारतीय नामों में बदले हैं। ये बदलाव स्थायी हैं और आगे की कहानी में इन नए नामों का ही उपयोग होगा। ओरिजिनल हिंदी अपडेटेड। कैरेक्टर नोट, सियोलुओ, आरव मल्होत्रा। मेन हीरो शांत और खतरनाक, छुयू, छवि राठौर। एटीट्यूड वाली प्रिंसेस, बायलिंग, बेला कपूर। शांत और समझदार दोस्त, फू जियावे, कुणाल मेहता। गेमिंग टीम वाला अमीर लड़का, न्यूक डू पेंगफे। देव प्रताप, एमएमए क्लब का मेंबर और असिस्टेंट स्पोर्ट्स टीचर। न्यूक सोंग जियानन। सिकंदर त्यागी, एमएमए क्लब का बॉस। न्यूक चाओ शिंघे, जोरावर सिंह। आरव ने कैफेटेरिया में लात मारी थी। न्यू टैंग यूस, तेजस राजपूत। स्पोर्ट्स स्टूडेंट जो पहले आरव से पिट चुका है। स्थान और वातावरण, लोकेशंस अपडेटेड। ओरिजिनल हिंदी अपडेटेड। हुवाई यूनिवर्सिटी, हिंद विद्यापीठ, हिंद विद्यापीठ। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब, एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब। कम्युनिटी स्पोर्ट्स मेजर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन। अब पाठक आसानी से कहानी के भारतीय सेटिंग और पात्रों को महसूस कर सकते हैं। खान पान और संस्कृति।
अब कहानी में भारतीय खाने और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होगा। इससे कहानी का मजेदार और रोचक अनुभव बढ़ेगा। स्टोरी लाइन और ड्रामा। कहानी में अब थोड़ा अतिरिक्त ड्रामा और कॉमेडी जोड़ा गया है। पात्रों के व्यवहार और घटनाओं को और जीवंत और एंगेजिंग बनाया जाएगा। भविष्य की उम्मीदें। आपके लिए कहानी और भी रोमांचक और मजेदार होने वाली है। कृपया नाम और परिवर्तनों को स्वीकार करें और कहानी का नया अनुभव लें। विशेष नोट, अब से चैप्टर 54 के आगे कहानी सिनेमैटिक और फुल ऑन ड्रामे वाला होगी। दिल थाम के बैठ जाए, क्योंकि आरव मल्होत्रा और छवि राठौर की धमाकेदार दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपका समर्थन और समझदारी के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।